आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है स्टडी क्यूब में। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन। तो इस चैप्टर के अंदर हम कुछ बेसिक टर्म्स का मीनिंग समझेंगे। पहली टर्म हमारे पास आती है इकोनॉमी, कि आखिर इकोनॉमी क्या होती है। देखो, जब भी हम बात करते हैं इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम होता है जो क्या करता है, विच प्रोवाइड पीपल द मीन्स टू वर्क, मीन्स जो लोगों को काम करने के साधन प्रोवाइड करता है जिससे लोग अपनी लिविंग अर्न करते हैं, मीन्स जो लोगों की जीविका का साधन होता है। तो हम बोल सकते हैं कि एन इकोनॉमी द सिस्टम विच प्रोवाइड द पीपल अ मीन्स टू वर्क एंड अर्न लिविंग, जिससे लोग अपनी लिविंग अर्न करते हैं, राइट। अब तो ये हो गई इकोनॉमी की अच्छी बात है, लेकिन इकोनॉमी में हर किसी को एक प्रॉब्लम जो है वो हर किसी को फेस करनी पड़ती है। तो अब हम इकोनॉमी की इस प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। तो जो इकोनॉमी है उसके अंदर लोगों को हमेशा एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। वो प्रॉब्लम क्या है कि रिसोर्सेज कैसे हैं। अगर हम बात करें रिसोर्सेज की, तो रिसोर्सेज कैसे हैं, रिसोर्सेज हैं लिमिटेड, और जो हमारी इच्छाएं हैं, हमारी वांट्स हैं, वो क्या है, अनलिमिटेड। मीन्स हमारी इच्छाएं ऐसी हैं जो कभी ख़त्म ही नहीं होती, चाहे हमें जितना मिल जाए, राइट। तो ह्यूमन वांट्स कैसी होती हैं, ह्यूमन वांट्स कैसी होती है, ह्यूमन वांट्स हमारी होती है अनलिमिटेड, ठीक है। ये हमारी इकोनॉमी की प्रॉब्लम है। देखो, इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। रिसोर्सेज क्या है, से आपके हाथ में 1000 रुपये का नोट है, ये क्या है, रिसोर्सेज, ठीक है। मीन्स ये लिमिटेड है, आपके हाथ में जितने पैसे हैं उतने ही हैं आपकी जेब में, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकते, इसीलिए रिसोर्सेज को क्या बोला गया है, लिमिटेड, ठीक है। रिसोर्सेज क्या होते हैं, हमेशा लिमिटेड। आपके पास जो लैंड है, जो पैसा है, वो क्या है, लिमिटेड नेचर का होता है, लेकिन जो हमारी वांट्स होती है हमेशा वो कैसी होती है, अनलिमिटेड। अगर देखो, आप बाज़ार में घूमने निकल जाओ, आपके हाथ में 1000 रुपये का नोट है, तो आपके दिमाग चलना शुरू हो जाता है कि आप इन पैसों को कुछ आप कपड़े खरीद लें अपने पहनने के लिए, राइट। आप सोचते हो आप कुछ खाने के लिए ले लें, राइट। आप उसमें भी आपके पास होता है कि आप पिज़्ज़ा खाएं, आप बर्गर खाएं, आपके दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चलना स्टार्ट हो जाती हैं, राइट। मीन्स है तो आपके पास सिर्फ 1000 रुपये, लेकिन आपकी वांट्स कैसी है, अनलिमिटेड। से जो ड्रेस आएगी वो भी 1000 रुपये की आएगी, जो आप पिज़्ज़ा खाओगे वो भी 1000 रुपये का आएगा, जो बर्गर खाओगे वो भी से 1000 रुपये का है। तो क्या है, आपके पास रिसोर्सेज कैसे, रिसोर्सेज लिमिटेड है, लेकिन जो आपकी वांट्स क्या है, अनलिमिटेड। तो जो इकॉनमी का जो फ़ायदा है उसमें एक प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है कि वहाँ पे रिसोर्सेज कैसे होते हैं, लिमिटेड होते हैं, और जो हमारी वांट्स होती है ह्यूमन की, वो कैसी होती है, लिमिटेड होते हैं, राइट। देखो, अब हमने प्रॉब्लम के बारे में तो बात कर ली है कि आखिर प्रॉब्लम है क्या। प्रॉब्लम ये है कि रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, और हमारी ह्यूमन वांट्स कैसी हैं, वो अनलिमिटेड है। अब हमने प्रॉब्लम की बात कर ली, अब सॉल्यूशन क्या है इस प्रॉब्लम का। सॉल्यूशन ये है, सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, इकोनॉमिक्स। सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, इकोनॉमिक्स। मीन्स हम इकोनॉमिक्स ही इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इकोनॉमी में क्या, हम इकोनॉमिक्स ही इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इकोनॉमी के अंदर जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, और जो आपकी ह्यूमन वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, ठीक है। देखो, अब हमें इतनी तो बात पता है कि क्या है, रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, ह्यूमन वांट्स क्या है, अनलिमिटेड। मीन्स हम बोल सकते हैं रिसोर्सेज कैसे हैं, स्केयर है। स्केयर का मतलब क्या होता है कि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। डिमांड किसकी ज़्यादा है, डिमांड वांट्स की, जो हमारी ह्यूमन वांट्स है उसकी डिमांड ज़्यादा है, और जो अवेलेबिलिटी, जो रिसोर्सेज है कंपैरेटिवली हमारे पास, वो कम है हमारे पास। इसीलिए बोला गया रिसोर्सेज क्या है, स्केयर है। किसके कंपैरिजन में, हमारी डिमांड के कंपैरिजन में रिसोर्सेज क्या है, स्केयर है, राइट। अब बात आती है, देखो ये प्रॉब्लम हो गई। अब देखो, हम रिसोर्सेज को तो नहीं बढ़ा सकते, क्या हम रिसोर्सेज को तो नहीं बढ़ा सकते, लेकिन हमारे हाथ में क्या है कि हमारे हाथ में ये है कि जितना भी रिसोर्सेज हमारे पास है उसका हम अच्छा से अच्छा यूज़ करें। मीन्स अगर आपके हाथ में 1000 रुपये हैं, तो 1000 रुपये खर्च करने के बाद आपके अंदर से फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ भाई, इन 1000 रुपयों का इससे अच्छा कोई इस्तेमाल हो ही नहीं सकता, राइट। तो ये काम हम कर सकते हैं। मीन रिसोर्सेज आप बढ़ा तो नहीं सकते, लेकिन जितने भी रिसोर्सेज आपके पास हैं उनका आप अच्छा से अच्छा इस्तेमाल कर सकते हो। तो इकोनॉमिक्स में इसको एक टर्म के थ्रू बताया गया है, उससे क्या बोलते हैं, देखो हमें पता है कि रिसोर्सेज स्केयर है, तो क्या इट कॉल्स फॉर इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। इससे क्या होता है, इट कॉल्स फॉर
इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। अब बात ये आती है कि इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है। तो इकोनोमाइजिंग का मतलब होता है मेकिंग, क्या है, मेकिंग ऑप्टिमम यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, मेकिंग ऑप्टिमम यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। क्या है इकोनोमाइजिंग का मतलब क्या होता है, मेकिंग ऑप्टिमम यूज़ ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, मीन जितना भी रिसोर्सेज आपके पास है उसका आप अच्छा से अच्छा यूज़ करो। रिसोर्सेज बढ़ा तो नहीं सकते, लेकिन जो भी आपके पास है उसका बेस्ट से बेस्ट यूज़ करो। जैसे आपके पास एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, आप उन 24 घंटों को बढ़ा नहीं सकते, लेकिन आपके हाथ में क्या है कि उन घंटों का अच्छा से अच्छा इस्तेमाल करो, कि इस्तेमाल के वो दिन बिताने के बाद आपको ये फील होना चाहिए कि हाँ इस टाइम का इससे अच्छा कोई इस्तेमाल हो ही नहीं सकता, राइट। टाइम भी हमारे पास एक रिसोर्स की तरह है जिसे हमें अच्छे से अच्छी तरह से यूज़ करना चाहिए, राइट। तो इसे आप लिखो, इसके बाद हम फिर आगे करेंगे। तो अब हम समझेंगे हमारी अगली टर्म जिसका नाम है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो आखिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती क्या है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम है वो है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। किसकी प्रॉब्लम है ये, चॉइस की प्रॉब्लम है। आखिर अब चॉइस कौन सी करनी है हमें ये समझना है। देखो जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं, क्या, जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं वो कैसे हैं, लिमिटेड, क्या है, लिमिटेड। लेकिन जो ह्यूमन वांट्स हैं, क्या, जो ह्यूमन वांट्स हैं वो कैसी हैं, वो है हमारी अनलिमिटेड। देखो यही बस प्रॉब्लम नहीं है इकॉनमी की, एक और बड़ी प्रॉब्लम है। एक और प्रॉब्लम क्या है कि रिसोर्स लिमिटेड होने के साथ साथ क्या है, इसके ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। क्या, इसके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। मीन्स अगर आपके हाथ में 1000 रुपीज़ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी बस एक ही चीज़, कोई पर्टिकुलर चीज़ आ सकती है, इसका सिर्फ पिज़्ज़ा ही आ सकता है और कुछ आ ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। इसके ऑल्टरनेटिव यूज़ है। मीन्स इस 1000 रुपये को हम कहीं कहीं जगह खर्च कर सकते हैं, लेकिन हर जगह खर्च नहीं कर सकते हैं एक साथ, राइट। तो रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, साथ में क्या होते हैं, इसके ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। देखो अगर हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते और हमें और ऑल्टरनेटिव यूजेस ना होते, मीन्स 1000 रुपये का इस्तेमाल सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर चीज़ ही खरीदने में हो सकता, तो उस टाइम कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती हमारे पास। हम बोलते चलो यही चीज़ आएगी, यही चीज़ खरीद लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि हम बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या आती है कि ये क्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ये क्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है और ह्यूमन अनलिमिटेड है। इसके साथ साथ क्या है, रिसोर्सेज लिमिटेड होने के साथ साथ उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो अब हम इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट में क्लासीफाई कर रहे हैं, एक है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और दूसरी है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो इसका मतलब समझते हैं आखिर होता क्या है। तो इसका मतलब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। समझो आपकी क्लास में एक बच्चा है, किसने, समझ लो आप क्लास 12th में क्या है, एक बच्चा है जिसके वो बेचारा बच्चा इकोनॉमिक्स के अंदर फर्स्ट टर्म में भी फेल हो गया, सेकेंड टर्म में भी फेल हुआ और प्री बोर्ड में भी फेल हो गया। तो मुझे बताओ उसकी टीचर उससे क्या बोल सकती है। देखो हम उसे 2 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो मैम बोल सकती है बेटा आप पहले भी फेल हुए थे और आप आज भी फेल हुए हो, मीन्स आपके जो एग्ज़ाम आने वाले बोर्ड में वहाँ भी आप फेल ही होगे और तो कुछ होने से रहा। लेकिन एक दूसरी मैम बोल सकती हैं आपसे कि बेटा आप पहले तो फेल हुए थे और आप आज भी फेल हो गए, लेकिन कोशिश ऐसी करो आप कि आपके जो बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे आप उसमें इतनी मेहनत करो कि उसमें आपके अच्छे मार्क्स आ जाएँ, आप पास हो जाओ अच्छे से, राइट। तो जब भी हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात करते हैं वो बात करता है रियलिटी से, फैक्ट से, राइट। और जब भी हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करते हैं वो आइडियल से बात करता है, मीन्स क्या होना चाहिए, क्या हुआ वो अलग बात है, लेकिन ये बात करता है कि क्या होना चाहिए।
राइट जैसे कि हमारी इंडिया की पॉपुलेशन देखो, अभी हम अगर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात करें तो इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा थी, और जो प्रेडिक्शन करेंगे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर वो फ्यूचर में भी ज़्यादा होगी ही इंडिया की पॉपुलेशन। ये है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। लेकिन अगर हम बात करते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की, तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर पूछते हैं देखो, इसके अंदर तो है कि चलो इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा थी, लेकिन अब हम कुछ ऐसे स्टेप लेंगे जिससे कि इंडिया की पॉपुलेशन कम हो जाए, राइट, आने वाले फ्यूचर में कम हो जाए। या इसके बारे में इसमें भी चर्चा होती है कि अगर हमने पास्ट में ऐसा किया होता तो इंडिया की पॉपुलेशन कम हो जाती, वैसा किया होता तो आज पॉपुलेशन कम होती, और ऐसा करेंगे तो आने वाले समय में पॉपुलेशन कम हो जाएगी। ये हमेशा बात करता है कैसा करना चाहिए था और हमें फ्यूचर में क्या करना चाहिए। और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर बात होती है कि हमने क्या किया था, और उसको देखते हुए अपने प्रेजेंट और पास्ट को देखते हुए वो बता देते हैं कि भैया फ्यूचर में क्या करने वाले हो। इसमें बात होती है रियलिटी की, और इसमें बात होती है आइडियल्स की, मीन्स कैसा होना चाहिए। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट कैसा हो, जो हुआ था अब वही होगा आगे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आता है कि हाउ द प्रॉब्लम एक्चुअली सॉल्व्ड, मीन्स प्रॉब्लम एक्चुअली कैसे सॉल्व होती है, इसके अंदर वो बात आती है। मीन्स आपने किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया है, जैसे इंडिया की पॉपुलेशन को हमने कैसे सॉल्व किया, नहीं सॉल्व कर पाए, अब भी बढ़ रही है, तो हाउ द प्रॉब्लम एक्चुअली सॉल्व इसके अंदर। लेकिन इसके अंदर क्या आएगा, हाउ द प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व, मीन्स प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना चाहिए। मीन्स अगर आपने ये स्टेप लिया होता तो आज ये हालात चेंज हो गए होते। तो शुड बी सॉल्व, कैसे सॉल्व करना चाहिए और ये कैसे सॉल्व किया रियल में। इसके अंदर क्या होता है, वेरीफाइड विद एक्चुअल डाटा। देखो, अगर आपकी मैम ने आपसे बोल दिया कि आपके गंदे मार्क्स आए हैं और आएंगे, तो आप बहुत बुरा मान जाओ, गुस्सा कि मैम आपने मुझे कैसे बोल दिया। तो मैम क्या कर सकती है, आपको पिछला डाटा दिखा सकती हैं और बोल सकती हैं कि देखो बेटा, आप पहले भी फेल हुए थे, आज भी फेल हुए हो, तो इसे देख के मैंने बता दिया आने वाले टाइम में आप फेल हो जाओगे, राइट। दूसरा क्या हो सकता है, इसके अंदर हम वेरीफाई नहीं कर सकते क्योंकि पास्ट में कहीं भी ऐसा हुआ नहीं है, हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अगला क्या है, इसके अंदर रियल डिस्क्रिप्शंस आती हैं, मीन्स रियलिटी के बारे में बात होती है। इसके अंदर आइडियल्स होते हैं, मीन्स ऐसा होना चाहिए, ये आइडियल्स हैं, मीन्स किसी भी काम को करने का सबसे अच्छा जो वे है वो ऐसा होता है, राइट। इसके अंदर फैक्ट्स होते हैं, जो भी रियलिटीज़ होती हैं वो रखी जाती हैं। इसके अंदर सजेशंस होती हैं कि ऐसा करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा ये हो गया। अब हम करेंगे नेक्स्ट। तो अब हम इकोनॉमिक्स का एक और क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं, जिसमें हमने क्या किया, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में। देखो, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये आप तो अभी अपनी क्लास 11th में पढ़ रहे हो, और जब मैक्रो इकोनॉमिक्स है जब आप बड़े हो जाओगे, मीन्स जब आप क्लास 12th में चले जाओगे तब आप पढ़ोगे मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। देखो, जब भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, इसके अंदर बात होती है इंडिविजुअल की, मींस इसके अंदर बात होती है हमारी आपकी एक इंडिविजुअल कंपनी की, फैक्ट्री की, मींस इसके अंदर स्टडीज़ द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। ये इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में बात करता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो एग्रीगेट्स के मीन्स टोटलिटी के बारे में बात करता है, ये पूरे देश के बारे में बात करता है। तो इसीलिए जो इंडिविजुअल यूनिट्स है ये हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th में, और जो हमारा टोटलिटी है देश के बारे में बातें हैं वो हम करेंगे क्लास 12th में, ठीक है। तो आखिर इसके अंदर हम देखो, इस बुक के अंदर इस जो इंडिविजुअल यूनिट है इसके अंदर आप क्या क्या पढ़ोगे, मीन्स इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि डिमांड का बिहेवियर हम पढ़ेंगे। जैसे प्राइस के ज़्यादा होने से कंज्यूमर डिमांड कम कर देता है, और प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ जाती है। तो इसके अंदर किसकी बातें होंगी, डिमांड की, ठीक है। जैसे हम बात करेंगे कि कंज्यूमर जब प्राइस कम होता है तो ज़्यादा खरीदता है, और अगर वहीं हम प्रोड्यूसर का बिहेवियर देखें तो भाई प्रोड्यूसर कैसा होता है, प्रोड्यूसर तब बेचता है जब प्राइस ज़्यादा होता है। तो हम बात करेंगे आखिर किस प्राइस पे सामान खरीदा या बेचा जाएगा, इसके बारे में हम डिस्कशंस करेंगे। कॉस्ट क्या आएगी प्रोडक्शन करने में, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन हम इस बुक के अंदर करेंगे। और जहाँ तक बात आती है इस बुक की, तो इसके अंदर हम क्या क्या डिस्कशन करेंगे अगली क्लास में। जैसे हम देश की इनकम, नेशनल इनकम के बारे में बात कर सकते हैं, राइट। एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करेंगे, मीन्स देश में कितने लोगों के पास रोज़गार है, कितने लोगों के पास रोज़गार नहीं है, एम्प्लॉयमेंट।
एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करेंगे, बैंकिंग के बारे में बातें करेंगे, राइट। तो इनके काम के आधार पर ही इनका नाम रखा गया है। क्या इसका नाम क्या है? प्राइस थ्योरी, क्योंकि प्राइस डिसाइड होता है। तो ये क्या है? प्राइस थ्योरी इसका एक नाम है। इसको हम किस नाम से बुलाते हैं? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। क्या बोलते हैं इसे? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। ठीक है, तो हमने कर लिया माइक्रो एंड मैक्रो में डिफरेंस। अब हम करते हैं आगे। तो अगली टर्म कौन सी हमारी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फोरगोन, मीन्स अगला सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव। क्या? अगला सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो चला गया उसे हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब आखिर इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं इसका मतलब क्या है। जैसे समझ लो आपके पास जॉब के लिए 3 ऑफर आते हैं। एक जगह की सैलरी होती है 40,000 पर मंथ, एक जगह की सैलरी कितनी होती है? 25,000 पर मंथ, और एक ऑफ़र आता है आपको 35,000 पर मंथ। अगर मैं आपसे पूछूँ ये सैलरीज़ को देखते हुए आप किस जॉब को सिलेक्ट करना चाहेंगे? ऑब्वियस सी बात है कि आप बोलेंगे फर्स्ट जॉब जिसमें हमें मिल रहे हैं 40,000 पर मंथ। मीन्स ये क्या है? सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव है। ये क्या है? बेस्ट ऑल्टरनेटिव है। तो अगर मैं बोल दूँ ये बेस्ट ऑल्टरनेटिव है, तो अगला बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा है? तो अगर हम अगले बेस्ट ऑल्टरनेटिव की बात करें तो सेकंड नंबर पे अगला बेस्ट ऑल्टरनेटिव हमारे पास ये है। तो इसका मतलब तो हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है कि इस बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चुनने की कॉस्ट क्या है? अगला सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो हमने छोड़ दिया, मीन्स 40,000 की, क्या 40,000 की जॉब को करने की कीमत क्या है कि हमें 35,000 की जॉब क्या करनी पड़ेगी? छोड़नी पड़ेगी। तो ये क्या है? अगला सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो हमने छोड़ दिया उसे हम क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या लिखा है? कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फोरगोन। अगला सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो हमने जाने दिया उसे हम क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर मैं इस क्वेश्चन में आपसे पूछूं कि इस क्वेश्चन में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, तो आप मुझे क्या बताएंगे? दैट इज 35,000। ये क्या है? आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है, तो इसे आप कॉपी करो। तो अब हम करने जा रहे हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये क्या है? सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। इसे सेंट्रल प्रॉब्लम क्यों बोला गया है? सेंट्रल प्रॉब्लम इसे इसलिए बोला गया है क्योंकि ये प्रॉब्लम हर एक इकोनॉमी को फेस करनी पड़ती है। तो हमने इस प्रॉब्लम को 3 पार्ट में क्लासीफाई किया है। एक क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, और तीसरा क्या है? होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, अब इस टॉपिक को, इस कॉन्सेप्ट को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। अज्यूम करो आपकी क्लास 12 ओवर हो गई। क्लास 12 पूरी करने के बाद आपने सोचा कि आप आगे की पढ़ाई आप ओपन से करना पसंद करेंगे, आप कुछ प्रोडक्शन करना चाहते हैं, इकोनॉमी में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, राइट। तो आपने क्या किया कि भाई मैं कुछ प्रोडक्शन करूँगा। तो अगर आप कुछ प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो आपके दिमाग में आएगा कि क्या प्रोडक्शन करूँ। क्या आपके दिमाग में क्या आएगा कि आखिर में किसका प्रोडक्शन करूं। तो इसीलिए पहला क्वेश्चन क्या है इकोनॉमी के पास? व्हाट टू प्रोड्यूस, कि इकोनॉमी क्या, किस चीज़ का प्रोडक्शन करे, इकोनॉमी किसका प्रोडक्शन करे, राइट। किस चीज़ की नीड है इकोनॉमी के अंदर, राइट। तो इसके अंदर क्या आता है? सिलेक्शन ऑफ गुड्स, कौन से गुड्स का इकोनॉमी प्रोडक्शन करे। ठीक है, अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन है कि भाई कौन से गुड्स का प्रोडक्शन करें, क्योंकि अब हमें प्रोडक्शन करना है तो डिसाइड करना पड़ेगा कि किस गुड का प्रोडक्शन करना है। तो इसके लिए क्या कर दिया? इसके लिए हमने इसको 2 पार्ट में क्लासीफाई कर दिया। साफ साफ देखो बहुत सारे गुड्स होते हैं, तो इस चीज़ को सिंपल करने के लिए हमने साफ सीधे गुड्स को हमने 2 पार्ट में क्लासीफाई कर दिया, जो कि क्या है? एक कंज्यूमर गुड्स है और दूसरा क्या है? कैपिटल गुड्स है। अब आखिर कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हैं, जैसे ब्रेड, बटर है, टी है, ये सब क्या होता है? कंज्यूमर डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर गुड्स। दूसरा क्या होता है? कैपिटल गुड, जो किसी और चीज़ की प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जो किसान है वो ट्रैक्टर का इस्तेमाल करता है अपने खेत में, राइट। मीन्स किसी और चीज़ की प्रोडक्शन के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। प्लांट मशीनरी है जो फर्म्स
इस्तेमाल करती हैं प्रोडक्शन करने के लिए, राइट। तो क्या फिर तो सबसे पहली बात आप चीज़ों को दो पार्ट में क्लासीफाई कर लोगे, क्या वो कंज्यूमर गुड प्रोड्यूस करना है या कैपिटल गुड। चलो आपने डिसाइड कर लिया कि कंज्यूमर गुड प्रोड्यूस करना है या कैपिटल गुड। अब ये डिसाइड करने के बाद भी आपके पास क्वेश्चन होंगे कंज्यूमर गुड में कौन सा गुड प्रोड्यूस करो और कैपिटल गुड्स में आप कौन सा गुड प्रोड्यूस करो। जब आपको इसका जवाब मिल जाएगा तो आप दूसरे क्वेश्चन के पास जाओगे, क्या है क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस, क्या है क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस। मीन्स आप प्रोडक्शन तो कर रहे हो, किस स्केल में करो, मीन्स स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल, किस स्केल में करो। ये इसी के अंदर दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आएगा, राइट। देखो जब आपने अपने सारे पैसों को, जितना भी रिसोर्सेज था, जो लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, जितना भी रिसोर्सेज है आपके पास, उन सब रिसोर्सेज को जब आपने एलोकेट कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया प्रोडक्शन करने में, तो प्रोडक्शन करने के बाद आपके अंदर से वो जब गुड्स बन जाए तो आपके अंदर से फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ भाई मेरे रिसोर्सेज का इससे अच्छा इस्तेमाल कुछ हो नहीं सकता। तो इसका कंक्लूजन हम क्या लिख सकते हैं, allocate the resources in a manner which give maximum satisfaction। ठीक है, हमें गुड्स को ऐसे एलोकेट करना है जिससे हमें क्या मिले, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। तो पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। देखो जब हमने ये डिसाइड कर लिया कि क्या प्रोडक्शन करना है, ये क्वेश्चन ख़त्म होते ही हमारे दिमाग में दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा। तो वो सेम हमारी इकॉनमी भी ऐसे वर्क करती है कि इकॉनमी में किस चीज़ का प्रोडक्शन किया जाए, इकॉनमी में किस चीज़ की नीड है। जब हमने ये डिसाइड कर लिया कि हाँ भाई इकॉनमी को इस चीज़ की नीड है, इसका प्रोडक्शन होगा, तो दूसरा क्वेश्चन फटाफट दिमाग में आ जाता है कि प्रोडक्शन करना तो है लेकिन कैसे करेंगे। जैसे आप बिजनेस करोगे, आपके अंदर भी क्वेश्चन आया कि भी प्रोडक्शन करें तो कैसे करेंगे। तो प्रोडक्शन करने, हाउ टू प्रोड्यूस मीन्स सिलेक्शन ऑफ टेक्निक। इसके अंदर हम किसकी बात कर रहे हैं, सिलेक्शन ऑफ टेक्निक। सिलेक्शन ऑफ टेक्निक का मतलब क्या होता है, देखो जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन दो लोगों की हेल्प से किया जाता है, ये लेबर और कैपिटल। लेबर का तो आपको पता है क्या होते हैं, कैपिटल जैसे आपको प्लांट एंड मशीनरी है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कैपिटल बोलते हैं, राइट। तो प्रोडक्शन दो लोग, एक लेबर होता है और दूसरा क्या होता है, कैपिटल। क्या देखो हो सकता है आप चाहते हो कैपिटल ज़्यादा एम्प्लॉयड करेंगे और उस कैपिटल को हैंडल करने के लिए कुछ लेबर रख देंगे, लेबर स्मॉल क्वांटिटी में रख देंगे, राइट। उसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम क्या बोलेंगे, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। जिस केस में हमने कैपिटल प्लांट मशीनरी ज़्यादा यूज़ किया है, प्लांट मशीनरी को हैंडल करने के लिए कुछ लेबर अपॉइंट कर दी है, ऐसी टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेकिन दूसरी टेक्निक क्या होती है, जिसके अंदर लेबर ज़्यादा होते हैं और कैपिटल कम होता है। मीन्स हम लेबर का इस्तेमाल ज़्यादा ले रहे हैं और कैपिटल का इस्तेमाल कम ले रहे हैं, ऐसी टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, राइट। तो जो हमारी सिलेक्शन ऑफ टेक्निक है उसको हमने दो पार्ट में क्लासीफाई कर दिया। एक है हमारी लेबर इंटेंसिव टेक्निक, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में LIT लिख दिया, आप मत लिखना, ठीक है। लेबर इंटेंसिव टेक्निक और दूसरा क्या है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर लेबर ज़्यादा होते हैं एज़ कंपेयर टू कैपिटल। मीन्स कैपिटल कम होगा और लेबर ज़्यादा होंगे। और दूसरा यह कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, कैपिटल इंटेंसिव के अंदर क्या होता है, कैपिटल ज़्यादा होता है और लेबर कम होता है। मीन्स प्लांट एंड मशीनरी का यूज़ ज़्यादा होगा और उसे हैंडल करने के लिए हम लेबर अपॉइंट कर देंगे। और लेबर इंटेंसिव में जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैपिटल का यूज़ वहीं करेंगे, बाकी जगह हम लेबर से काम लेंगे, ठीक है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि कहीं बस लेबर इस्तेमाल हो, कहीं बस कैपिटल इस्तेमाल हो, दोनों का यूज़ ही होता है। लेकिन जहाँ लेबर ज़्यादा है उसे बोलेंगे लेबर इंटेंसिव, जहाँ कैपिटल ज़्यादा है उसे बोलेंगे हम कैपिटल इंटेंसिव। अब बात आती है कि इन दोनों में से हम किस टेक्निक को चुनें। आप मुझे बताओ इन दोनों में से हम किस टेक्निक को चुनना पसंद करेंगे। देखो जब बात आती है कि इन दोनों में से हम किस टेक्निक को चुनेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, विच गिव द लीस्ट। कंक्लूजन में हम क्या लिख देंगे, जिससे लीस्ट पर यूनिट कॉस्ट आए,
देखो एज अ बिजनेसमैन, एज अ प्रोड्यूसर आप क्या चाहते हो कि कॉस्ट कम से कम हो, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो आप वही टेक्निक चूज़ करोगे जिसके अंदर क्या होगा, कॉस्ट क्या है कम से कम आएगी। देखो तो कॉस्ट देखने का मीडियम होता है, लेकिन एक दूसरा अगर गवर्नमेंट प्रोडक्शन करती है, एक दूसरा भी देखने का मीडियम होता है। जैसे इंडिया जैसी कंट्री के अंदर कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए, जहाँ हमें पता है इतने लेबर हैं, इतने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, वहाँ पे किस टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए। जाहिर सी बात है ऐसी जगह में हमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, राइट। तो हम कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे एक तो डिपेंड करता है पर यूनिट कॉस्ट पे, राइट। लेकिन गवर्नमेंट प्रोडक्शन का लोग भला चाहती है तो इस बात का ध्यान में रखेगी। किस बात का ध्यान में रखेगी वो, इट ऑल्सो डिपेंड ऑन रेजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिससे लोगों का भला हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। देखो अगर देखो यहाँ तो विजिबल नहीं है, देखो अगर हम इसी चीज़ को देखो, अगर हम इंडिया की बात करते हैं, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर लेबर इंटेंसिव टेक्निक अच्छी होगी। अगर हम देश के बारे में सोच के चलें, और अगर अमेरिका की बात करते हैं जहाँ लेबर कम है तो ऐसी जगह पे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ होना चाहिए। तो अब हम इसके बाद फिर करेंगे होम टू प्रोड्यूस। तो अब हम करने जा रहे हैं हमारा लास्ट प्रॉब्लम जो कि होम टू प्रोड्यूस। इससे पहले हमने किया था व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोडक्शन करें, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोडक्शन करें, और थर्ड क्या है हमारा होम टू प्रोड्यूस, मीन्स किसके लिए प्रोडक्शन करें। देखो जब भी प्रोडक्शन करना होता है हमें हमारा टारगेट कस्टमर पता होना चाहिए कि हाँ हम इस पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए, पर्टिकुलर कस्टमर के लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो पहले हम किस बात पे ध्यान देंगे, सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपल, मीन्स हम किस चीज़ पर ध्यान, उस कैटेगरी को डिसाइड करेंगे जिसके लिए हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो हमने सीधा कैटेगरी को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया कि हम रिच के लिए प्रोडक्शन करें या पुअर के लिए। क्या रिच का मतलब क्या है कि मोर फॉर रिच के लिए ज़्यादा करें। तो कोई भी चीज़ होती है, अगर ब्रांडेड सामान है, ठीक है, ब्रांडेड कपड़े हैं, तो हो सकता है रिच हमेशा ब्रांडेड कपड़े ही पहनता हो, लेकिन जो गरीब इंसान है हो सकता है कभी कभी बहुत खुशी की बात है बच्चा अच्छे नंबर लाए तो उसके लिए ब्रांडेड कपड़े आ सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा रिच के लिए या पुअर के लिए, कम रिच के लिए, मोर फॉर पुअर या मोर फॉर रिच, ठीक, किसके लिए प्रोडक्शन करें। अब हमारे पास ये दुविधा है एट द एंड, क्योंकि हमें प्रॉफिट करना था, हमने डिसाइड किया हम उसी के लिए प्रोडक्शन करेंगे। देखो एट द एंड जो गवर्नमेंट होती है वही होती है जो पुअर के बारे में सोचती है कि हाँ भैया इनके लिए कोई प्रोडक्शन नहीं करा तो इनके लिए प्रोडक्शन हम करेंगे। लेकिन अगर आप प्राइवेट कंपनीज़ है, प्राइवेट प्रोड्यूसर्स हैं, तो आप सोचेंगे आप वही प्रोडक्शन करेंगे जिससे आपका प्रॉफिट होगा। तो एट द एंड आप क्या डिसाइड करोगे कि आप उसके लिए प्रोडक्शन करोगे जिसके पास आपका सामान खरीदने के लिए पैसे होंगे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आएगा, गुड्स आर प्रोड्यूस फॉर दोज हु हैव पेइंग कैपेसिटी, जिसके पास क्या है, पेइंग कैपेसिटी है। तो हमने ये कर ली हमारी तीनों प्रॉब्लम। तो आज हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि मेरी क्लासेस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।